हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी वो टीजीटी, पीजीटी एवं नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं दोस्तों। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर पे बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को लेके आएंगे। आज ये पहला प्रश्न, पिछली प्रश्नोत्तरी में हमने 50 प्रश्नों को कर लिया था दोस्तों। आज ये 51 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए, क्योंकि परीक्षाएं लगी हुई हैं। आइए चलिए, 51 नंबर का प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, राहुल बेल किस तरह की रचना है। अब आप लोग बताइए कि किस तरह की रचना है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू है, शुद्ध काव्य है, नाटक है कि प्रमाख्यान प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो ये कैसी रचना है राहुल बेल, ये चंपू काव्य है। प्रश्नों को जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है और आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी 2009, 11, 5, 2014 में आया हुआ प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। 52 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो आप सभी जानते हैं चंद्रप्रदायी। प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं। चंद्रप्रदायी किसके दरबारी कवि थे, तो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदायी क्या थे। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। 53 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो बताइए दरबारी कवि किस थे। पृथ्वीराज चौहान के। कौन थे। चंद्रप्रदायी किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान के, महाराजा। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल पिंगल। 54 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं डिंगल पिंगल। एक डिंगल एक पिंगल होता है, तो डिंगल, अब एक को अच्छे से याद कीजिए। ये पिंगल जो होती है मीठी वाली बोली होती है, डिंगल थोड़ा कर्कश होता है। ठीक है, तो ये जो है कि राजस्थानी और ब्रज का मिश्रित होता है, और ये पिंगल जो होता है ये ब्रज और सॉरी, ये जो है कि डिंगल जो भाषा होती है ये राजस्थानी और ब्रज मिश्रित होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और ये अवधि इसमें आती, इस बेल्ट में आती है ना, ब्रज ब्रज वाले क्षेत्र में। ठीक, आइए आगे चलते हैं। डिंगल पिंगल अभी हम आपको कमेंट में अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अभी प्रश्नों की तरफ चलते हैं। डिंगल को तो कन्फर्म है, राजस्थानी प्लस ब्रज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। खड़ी बोली, अवधी, डिंगल पिंगल। ये तो हो गया प्रश्न। आगे चलिए प्रश्नों की तरफ। 55 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है। देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन करने के लिए रामचरितमानस लगा हुआ है, और कामायनी है, साकेत है, पृथ्वीराज रासो। ध्यान दीजिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, बताइए। 55 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो सभी जानते हैं पृथ्वीराज रासो को। अगर अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो आप रामचरित मानस लगाएंगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है दोस्तों। देखिए 56 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न को पूरे तरीके से स्क्रीन पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, देखिए पूरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये आ गया। 56 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, ये बस आ गया। बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाड़ रासो। तो आप सभी जानते हैं परमाल रासो 1 नंबर, मतलब सी में। अब ऐसे प्रश्न को जल्दी में करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, सी में पहला। तो देखिए सी में पहला यही है, तो प्रश्न हमारा तो आ गया। यदि आपको नहीं पता है तो आप उस पर थोड़ा विचार कीजिए। यदि आपको पता है तो तुरंत 1 मिल गया, तो यहीं से आप प्रश्न पे आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो समय बर्बाद होगा। 56 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। अब तो यहाँ तो हम एग्ज़ाम देने बैठे नहीं हैं, सबको मिला लेते हैं। तो देखिए ए में दूसरा, ठीक है, ये बिसलदेव रासो, नरपति नाल। और पृथ्वीराज रासो आप सभी जानते हैं, इसका क्या होगा,
बी का चौथा, ठीक है। और खुमाड़ा रासो आप सभी जानते हैं कि ये होगा दलपति विजय, ठीक है। तो डी का होगा, डी का तीसरा होगा दलपति विजय इसका। तो यहाँ होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। ये चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को आगे की तरफ देखते हैं। खुमाड़ा रासो की रचयिता कौन है? टीजीटी 2011 का प्रश्न है। दलपति विजय, चंद्रबरदाई, जगनीक, विद्यापति। 57 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आप उनका उत्तर दीजिए। तो कौन है? दलपति विजय, ठीक है। चलिए, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। ये प्रश्न बड़ा पॉपुलर है और ये परीक्षा में बनता रहता है दोस्तों। इस प्रश्न को बखूबी और थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को पढ़ते हैं तो आदिकाल में आपने जैन को पढ़ा, सिद्ध को पढ़ा, नाथ को पढ़ा, सिख को पढ़ा, तो कौन छूटे थे? तो आप प्रश्न को देखते ही समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि कौन से साहित्य छूट गए थे। ये सिख साहित्य, ये सी नंबर का प्रश्न। चलिए प्रश्नों में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे के प्रश्न कैसे हैं, ठीक है। 59 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? ये भी प्रश्न बहुत बार बनता है। इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे। 59 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 1050 से 1375। आप ध्यान दीजिएगा कि जो है कि ईस्वी सन का, ठीक है, नहीं तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमंग, जस चंद्रिका, आल्हा खंड, भक्तमाल। 60 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो क्या पूछ रहा है? वीरगाथा काल की रचना। तो ये सभी क्या हैं? आल्हा खंड भी है, संदेश रासक भी है, ये भी है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। चलिए, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई, जगनीक, नाभादास, दलपति विजय। अब यहाँ पे पूछ रहा है आदिकाल का नहीं है, कवि कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? 61 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न तो थोड़ा सा घुमाया हुआ है दोस्तों। चंद्रबरदाई, जगनीक, दलपति विजय, नाभादास। तो सी नंबर, ऑप्शन सी सही होगा। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति, पदावली, भ्रमर गीत, विजग। तो बताइए 62 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर क्या होगा? ठीक है, आदिकाल की है। तो विद्यापति को आपने आदिकाल में पढ़ा था। इनकी 2 रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी साहित्य की जो उनकी किताब है उसमें अच्छे से बताए हैं, ठीक है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत, हास्य, वीर, करु। तो ये भी आप जानते हैं, आदिकाल में वीरता की जो है प्रधानता है। इसी को लेके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरकाल कहा है, ठीक है। 63 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो कौन सा रस है? वीर रस। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है। 64 नंबर का प्रश्न है, कहीं कहीं 16 मिलता है, कहीं कहीं 14। तो शुक्ल की किताब में 14 रचनाओं को माना गया है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? हाँ, ये प्रश्न बहुत बार बना है, ध्यान दीजिए। 65 नंबर का प्रश्न। तो कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पदावली, ठीक है। चलिए, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो बताइए। 66 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पदावली, ठीक। ध्यान दीजिए, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, सभी लोग जानते हैं। अभिनव जयदेव संस्कृत के एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, उन्हीं की उपमा इनको मिली थी। आइए आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये आ गया है आपका 68 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी पाव, भरथरी, कंडपा, चूड़, करनाथ,
ठीक है दोस्तों, 68 नंबर का प्रश्न, तो शामिल नाथपंथी में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, तो कण्हपा, ठीक है। सरहप्पा, ध्यान दीजिए, आप लोग प्रश्नों को अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। 69 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किसी से है, ठीक। उत्तर दीजिए आप लोग, सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। 69 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो सिद्ध साहित्य से। नाथपंथ के प्रणेता कौन थे, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में परेशान करता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छेंद्रनाथ था, ठीक है। तो ये बार बार डाउटफुल रहता है और यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। आयोग ने इस का आंसर दोनों माना है, गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आप गोरखनाथ को सही मानेंगे, अगर गोरखनाथ नहीं है मच्छेंद्रनाथ है तो आप इन्हें लगा सकते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, ठीक है। सिद्धों की साधना में पूरक तत्व था। 70 नंबर का प्रश्न हो गया। अब चलेंगे 71 नंबर के प्रश्नों पे। सिद्धों की साधना में पूरक तत्व था वृष, अग्नि, ज्ञान, चित्त। 71 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फटाफट उत्तर दीजिए, क्या होगा, वज्र। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा, ठीक है। सब रटा रटाया क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों। 73 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप जल्दी से इनका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप जब भी ऐसे प्रश्न को पढ़ें तो नहीं को इंडिकेट कर दें। प्रश्न पूछने की शैली क्या है, क्योंकि आता हुआ प्रश्न हमारा तभी गलत होता है जब हम प्रश्न पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों द्वारा तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ठीक है। 73 नंबर का प्रश्न बताइए, ये देखिए पिंगल भाषा, ऐसा हुआ है नहीं, तो 73 नंबर का आंसर क्या सही होगा, डी। नाथ संप्रदाय में हठयोग का अर्थ बताइए। टीजीटी का बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों। ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्रमा, ठीक है। गोरखनाथ के गुरु का नाम है, ये भी प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज का अंतिम प्रश्न, आप मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और हिंदी भाषा एवं विकास से प्रश्न उत्तरी लेके आएंगे भक्ति काल से, ठीक है। चलिए बताइए, क्या नाम है गोरखनाथ के गुरु का नाम, मच्छेंद्रनाथ। ये रहे आपके इस प्रैक्टिस सेट में 75 क्वेश्चन दोस्तों। इनका एक वीडियो पहले पढ़ चुका है, दूसरा ये वीडियो है, दोनों वीडियो को देखें। 75 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।